शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कल जाति तो आज धर्म। जी हां, कल बहस यह हो रही थी क्या इस बार भी चुनाव में बिहार जाति के आधार पर पूरी तरह बंटने जा रहा है। तो आज बहस छिड़ गई है धर्म पर, और यह बहस छिड़ी है कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने। वैसे तो कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह अक्सर विवादास्पद बयान देते रहते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने एक ऐसी तस्वीर ट्वीट कर दी जिससे मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी दोनों आग बबूला है। दिग्विजय ने तस्वीर में ओवैसी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आधे आधे चेहरों को जोड़कर लिखा, ये दोनों देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने इसे हर एक मुसलमान का अपमान बताया, तो बीजेपी और संघ ने भी कांग्रेस को आईना दिखाने का दावा किया। यानी आज एक बार फिर देश की सियासत संघ, ओवैसी और धार्मिक उन्माद पर आकर सिमट गई है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, ओवैसी भागवत की फोटो से मुस्लिमों का क्या वाकई अपमान हुआ जैसे ओवैसी कह रहे हैं? ओवैसी के बढ़ते कद से घबरा तो नहीं गई है कांग्रेस? और दिग्विजय सिंह के बयानों से कांग्रेस का फायदा होता है या नुकसान? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले देखिए आज क्या हुआ सियासत में, कैसे संग्राम हुआ। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयानों से कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान, ये तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के बड़े नेता ही जाने। लेकिन दिग्विजय के बयान से हर बार सियासी बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाता है। ताजा विवाद हुआ है दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट पर जिसमें दोहरा चरित्र शीर्षक से एक चेहरे की तस्वीर ट्वीट की गई है। तस्वीर का आधा हिस्सा संघ प्रमुख मोहन भागवत का है और बाकी आधा एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा है, धार्मिक उन्माद के दो चेहरे जो देश के सामाजिक ताने बाने को तबाह कर रहे हैं। ट्वीट जैसे ही सामने आया सियासत गर्मा गई। पहला पलटवार किया एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने। ट्वीट के बहाने ओवैसी ने पूरी कांग्रेस को लपेट लिया। ओवैसी ने कहा, दिग्विजय ने भागवत के साथ टोपी पहने एक मुस्लिम की फोटो दिखाकर मुस्लिम धर्म के सभी लोगों का अपमान किया है। मैं उस कांग्रेस के उस नाखलफ लीडर से कहना चाह रहा हूं कि मेरी तस्वीर की अहमियत नहीं है, मैं खबर में चला जाऊंगा, मगर मुसलमानों की तौहीन तो मत करो। आप एक मुसलमान जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके सर पर टोपी है, आप उसकी तौहीन नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। उस कांग्रेस के लीडर से बताओ, भागलपुर का फसाद जब 1000 मुसलमान बिहार में मारे गए थे, क्या तुम्हारी कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी वहां पर? क्या वो सोशल फैब्रिक का फातिमा नहीं हुआ? जब दिल्ली का मैसेकर हुआ, आसाम में 10,000 मुसलमान मारे गए, क्या वो सोशल फैब्रिक का नुकसान नहीं हुआ? बाबरी मस्जिद में जब मूर्तियां रखी गई, क्या उत्तर प्रदेश और मरकज में कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी? क्या वो सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं हुआ? तुम जिस तरह जवाब चाहोगे मैं तुमको उस तरह का जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो मैं मुसलमानों की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तस्वीर लगाना छोड़ो, तुम मुसलमानों की 17 करोड़ गयूर मुसलमानों की तौहीन कर रहे हो। मैं तुमसे माफी का भी मुतालबा नहीं करता हूं। यकीनन वो वक्त आएगा जब इंशाअल्लाह ताला तुम और पस्ती में चले जाओगे, तुम गुमनामी के वादियों में भटकोगे इंशाअल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं है। बिहार के सीमांचल में 24 सीटों पर ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी महागठबंधन के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध न लगा दे। दूसरी तरफ संघ और मुस्लिमों की कड़वाहट जगजाहिर है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत दिग्विजय ने ये पोस्ट किया? रमन कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, ओवैसी भागवत की फोटो से, जैसा ओवैसी कह रहे हैं, क्या मुसलमानों का अपमान हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते कद से क्या कांग्रेस घबरा गई है? और दिग्विजय सिंह की ऐसी टिप्पणियों से, विवादास्पद बयानों से कांग्रेस को फायदा होता है या फिर नुकसान होता है? इसी पर बहस करने के लिए आज मेरे साथ बीजेपी से श्रीकांत शर्मा है, कांग्रेस से संदीप चौधरी हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एमएलए वारिस पठान मेरे साथ हैं, और आरएसएस के विचारक, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट राकेश सिन्हा यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। संदीप चौधरी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। पहला सवाल आप ही से होगा। संदीप जी सुन रहे हैं ना? संदीप जी, हेलो। हाँ संदीप जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। मेरे पास ये तस्वीर है जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट की है, और हम अपनी टीवी स्क्रीन पर यहां दिखा भी रहे हैं। इसमें आधा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का है, आधा मोहन भागवत का है। इस पर दोहरा चरित्र लिखा हुआ है, और ये दोनों के दोनों धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, समाज के ताने बाने को बर्बाद कर रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है संदीप जी
बिल्कुल। ये क्या भूल गए ये वही दिग्विजय सिंह हैं? आजमगढ़ में क्या किया उन्होंने जाकर? 26/11 हमले के पीछे हिंदू कट्टरपंथियों का हाथ बताया। ओसामा जो कि सबसे बड़ा आतंकवादी था दुनिया का, उसे ओसामा जी कहते हैं। हेमंत करकरे मुंबई हमले का आपको याद होगा, उसके पीछे भी हिंदूवादी संगठनों का हाथ बताते हैं। ओसामा को जब जल समाधि दी गई थी, उसके शव को पानी में बहाया गया था, उसे भी गलत बताते हैं। कितने कितने बयान है दिग्विजय सिंह के। ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान नहीं है जो इन दोनों पर हमला कर रहे हैं। नहीं, धार्मिक उन्माद फैलाने बयान अपन इस तरीके से मैं मानूंगा नहीं इस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी मेरे फेसबुक पेज पे ये देखा था। मेरे किसी मित्र ने इसको मुझे भेजा था कि आधी फोटो ओबीसी जी की है, आधी फोटो मोहन भागवत जी की है, और उसके ऊपर जो उन्होंने शब्द लिखे हैं कि देश के अंदर ये दोनों ही लोग, इस भारत देश की पहचान सामाजिक समरसता के विविधता में एकता के रूप में देखी जाती है। और आज देश के अंदर जिस तरह का वातावरण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और एमआईएम के अध्यक्ष संदीप जी कह कौन रहा है ये भी देखना पड़ेगा। संदीप जी आप जो बता रहे हैं मैं उस पर आ जाऊंगा, आप जो कह रहे हैं उस पर आ रहा हूं मैं, लेकिन कह कौन रहा है ये? वो दिग्विजय सिंह जो बाटला हाउस एनकाउंटर को गलत बता देते हैं। नहीं, दिग्विजय, वो दिग्विजय सिंह जो ओसामा जी कहते हैं, अगर ये वो धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, ये किसी की व्यक्तिगत, आज देश के अंदर सबको स्वतंत्रता से अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सोच से इस बात को कहा होगा। आप इस बात को मैं गलत नहीं मानता हूं कि उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार को आप लोगों के सबके सामने बताया। फंडामेंटल राइट्स, आप बात को सुनने की कोशिश करें सब्जेक्ट कि देश के अंदर पब्लिक ऑर्डर, आज ओबीसी जी और आरएसएस आपने कहा किसी को तरीके से आजादी, एक बात सुनिए, देश के अंदर धार्मिक आधार पे बहुत गंभीर बात आपने कहा, भावनाओं को भड़काने का काम, गंभीर बात आपने कहा, ले जाने की इनकी कोशिश है। अभिव्यक्ति की आजादी पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी के अंतर्गत आता है। और एक बात मैं कह दूं कि कांग्रेस पार्टी का ये दिग्विजय सिंह नहीं बोल रही है, सोनिया गांधी बोल रही है। वो 10 जनपद का भोपू है, और मैं मानता हूं कि सोनिया गांधी एक सब काम करवा रही है दिग्विजय सिंह के मार्फत से। नहीं तुमको आप जनरल सेक्रेटरी हटा रहे हैं, अब मोहन भागवत जी का अपमान कर रहे हैं या देश की राष्ट्रता का अपमान कर रहे हैं? मोहन भागवत जी का अपमान देश के राष्ट्रवाद का अपमान है। अच्छा राकेश जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड में वापस आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि राकेश जी ने बीच में हस्तक्षेप किया है। राकेश जी एक सवाल मेरा आपसे भी, एक सेकंड में आ रहा हूं। देश के अंदर अलग अलग आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। राकेश जी ने हस्तक्षेप किया तो आपसे पूछना पड़ेगा। राकेश जी गलत क्या कहा दिग्विजय सिंह ने? क्या धार्मिक उन्माद नहीं फैलाता है संघ? क्या आरएसएस प्रमुख, आरएसएस के नेता और आरएसएस से जुड़े जो नेता बीजेपी में गए हैं, सांसद तक बने हैं, उनके सारे बयान देश में धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते हैं? मेरे पास पूरी लिस्ट है। राष्ट्रीय भारत हिंदू राष्ट्र है, देखिए भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान नहीं है? दिग्विजय सिंह ने गलत क्या कहा? मेरी बात सुन लीजिए, यदि हिंदू राष्ट्र पर, हिंदू पर विवाद विमर्श करना हम कर सकते हैं। मैं जो 2 बातें भी मैं कर रहा हूँ, संदीप जी एक सेकंड, मैं 2 बातें कर, संदीप जी एक सेकंड, अभी सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए दूसरों की बात। मैं कहा सोशल मीडिया पर हम उन लोगों को रोकना चाहते थे जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें और आपको गालियां देते हैं और व्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब इस स्तर का व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका है, जो एक राष्ट्रीय पार्टी का, जो 130 वर्ष पुरानी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, कोई सामान्य पद नहीं होता है, जिस पर संदीप जी नहीं बैठे। पर गलत क्या है इसमें? अरे गलत क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के बयान धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते हैं देश में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करना। राकेश जी हर हिंदू, देश में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, देश में रहने वाला राष्ट्र है, हिंदू की परिभाषा तो देख लीजिए, और भी तमाम बयान है। आप ही के आरएसएस के नेताओं के बयान देखिए आप, क्या वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले भावना को उजागर किया कि देश के आम आदमी की भावना मन में। देखिए हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव ऑफ दिस सिविलाइजेशनल नेशन। इनको समझने की ताकत होनी चाहिए। ये सभ्यताई राष्ट्र है, सभ्यताई राष्ट्र का विशेषण है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के बिना इस राष्ट्र को संबोधित आप नहीं कर सकते। और हिंदू का मतलब होता है जो भी इस देश में आस्था रखता है, जो इस संस्कृति को मानता है, हिंदू है। अच्छा एक सेकंड, पूजा पद्धति से हिंदू का कोई संबंध नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए। वारिस पठान मुझे सुन पा रहे हैं आप? इस भारत देश के अंदर प्राचीन समय से संदीप जी एक सेकंड रुक जाइए। संदीप जी एक सेकंड, एक समरता के साथ रहते हैं। एक सेकंड संदीप जी एक सेकंड। श्रीकांत भाई एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड में। वारिस पठान आप मुझे सुन रहे हैं? एक बात बताइए सबसे पहले तो, वारिस पठान दिग्विजय सिंह ने गलत क्या कहा? क्या धार्मिक उन्माद आपके नेता नहीं फैलाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये दिग्विजय सिंह की बोली नहीं, ये कांग्रेस का दोगलेपन का जो गंदा चेहरा नकाब है, ये पब्लिक के सामने आया है।
इन्होंने एक दाढ़ी वाले और टोपी वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब का अकेले का मजाक नहीं उड़ाया है। ये 17 करोड़ मुसलमान मजाक कैसे उड़ा रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? संदीप जी एक सेकंड प्लीज। वारिस पठान, वारिस पठान सोशल फैब्रिक की बात करते हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, होशियारपुर के अंदर अरे वारिस पठान, 42 मुस्लिम हो गए, भागलपुर राइट, मुंबई राइट, ये सब किसके राज में हुआ? यही कांग्रेस के राज में हुआ। तब सोशल फैब्रिक कहाँ गई? 1948 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई थी। सोशल फैब्रिक कहाँ गई? आज की जो बोल रहे हैं ये दिग्विजय सिंह, ये क्या बताना चाहते हैं? ये वारिस पठान अगर आपके नेता के बारे में कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, वारिस पठान, तो उसमें गलत क्या है? हमने सही तो कह रहे हैं, उनके बयान ही ऐसे हैं। उनके बयान में आपको सुनाऊंगे, आपको तो याद ही होंगे बहुत अच्छी तरह से। ये आरएसएस और कांग्रेस की एक मिली भगत है जो ये आरएसएस का चेहरा बता रहे हैं। देखिए वारिस पठान, अब देखिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। ये सवाल का जवाब सवाल का जवाब देता हूँ। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ साहब, आप सीधा संदीप जी एक सेकंड, इस देश के भविष्य का सवाल संदीप जी एक सेकंड। वारिस पठान, इसी साल के बयान बता रहा हूं आपको, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं। वो वैसे कह रहे हैं इस्लाम अपनाना असल घर वापसी है, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। ये असदुद्दीन ओवैसी के भाई के बयान है। उनके भाई का बयान तो मैं बताऊंगा भी नहीं, बता भी नहीं सकता हूं, ऐसा बयान दिया था उन्होंने। देखिए, मोदी जी के खिलाफ ऐसा जहर उगला, ऐसा वीडियो मैं बता नहीं सकता उसमें उन्होंने क्या कहा था। मैं एक आंकड़ा बताता हूं। और सलमान खान मोदी से मिलते हैं तो उस पर भी राजनीति करने लगते हैं। आप कह रहे हैं धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप गलत है। कैसे गलत है? आरोप तो बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज जोड़ दूं आपके सवाल में। 18 सितंबर को इत्तेमाद इनका मुखपत्र है। इत्तेमाद में लिखा है कि हैदराबाद को भारत सरकार ने जबरन कब्जा कर लिया है। इन्होंने योमे स्कूत शब्द का उपयोग किया है। ये जवाब दे दें, न्यूज 24 के दर्शकों को आप जवाब दीजिए कि योमे स्कूत का मतलब क्या है? इस शब्द का उपयोग आपने हैदराबाद के लिए क्यों किया है? वारिस पठान, आपको देशद्रोही का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। बाहर रहकर आप देश के व्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, टीवी चैनल्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक सेकंड रखिए, एक सेकंड। वारिस पठान जवाब दीजिए। देखिए, मैंने बताता चलूं, महाराष्ट्र में असेंबली का इलेक्शन हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कुल मिलाकर 32 सभाएं ली, पब्लिक मीटिंग की। 32 सभा में कहीं भी एक बार किसी के भी सेंटीमेंट को हट करने की बात हुई? अगर कुछ हुआ होता, ऐसा भाषा यूज होती, तो इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव लड़ा रहा था वो हमको नोटिस देता, हमारे जो अपोनेंट्स थे वो हमको नोटिस देते। कहीं किसी ने नोटिस नहीं दिया। बस ये सिर्फ कांग्रेस ये आपके सवाल वारिस पठान, ठीक है, श्रीकांत शर्मा के पास जाना पड़ेगा। वारिस भाई एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत भाई, आपको लगता है कि कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और इस बयान का आप ही को फायदा होने वाला बिहार के इलेक्शन में? क्योंकि अगर पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, दिग्विजय ने ऐसा लग रहा है कि पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। जनता समझ चुकी है, पोलराइजेशन होगा तो फायदा आपको होगा। आपस में एक दूसरे का साथ देके जो कार्य कर रहे हैं पूरा देश समझ चुका है, और इस चीज का इन्हें कतई कोई फायदा नहीं मिलेगा। संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी, श्रीकांत शर्मा। मानक जी, मैं आपका न्यूज 24 के दर्शकों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता दिग्विजय सिंह के विषय पर चर्चा करके। दिग्विजय सिंह गंभीर व्यक्ति नहीं है, दिग्विजय सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, और इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि दिग्विजय सिंह को मीडिया के मित्र भी गंभीरता से ना लें। नंबर 2, संघ के बारे में जिस तरह से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, संघ पर प्रहार पहली बार नहीं हो रहा है। संघ पर प्रहार पंडित नेहरू ने भी किया, श्रीमती गांधी ने भी किया, और अन्य जो इस देश के सूडो सेकुलर हैं उन्होंने भी संघ पर प्रहार किया, लेकिन संघ का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। संघ का प्रचार प्रसार, संघ की विचारधारा और मजबूती से बढ़ी, क्योंकि संघ व्यक्ति का निर्माण करता है, संघ व्यक्ति का निर्माण करता है, और ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है जो मां भारती के लिए अपना समर्पण करे। दिग्विजय सिंह को गंभीरता से मत लीजिए और उनके आरोपों का आप जवाब दे रहे हैं, संघ को आप डिफेंड कर रहे हैं। मानक जी एक सेकेंड, मानक जी एक सेकेंड। संघ 2 लाख से ज्यादा एकल विद्यालय है मानक जी। संघ 1,60,000 से ज्यादा सेवा के प्रकल्प चलाता है। संघ नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में जो श्रीकांत शर्मा एक सेकंड, श्रीकांत भाई एक सेकंड, दंपतियों की मौत हो जाती है, उनके बच्चों को गोद लेकर पढ़ाने लिखाने का काम करता है। श्रीकांत शर्मा एक सेकंड, मैं देखिए, मैं आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह को गंभीरता से मत लीजिए, आप खुद गंभीरता से ले रहे हैं, आप संघ का बचाव कर रहे हैं, संघ की खूबियां बता रहे हैं। मैं संघ के फिर से आपको वो बयान बता सकता हूं जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान है, जो जहर उगलने वाले बयान है। एक बयान आप बता दीजिए। भारत हिंदू राष्ट्र है,
यहाँ पैदा होने वाला हर आदमी हिंदू होता है। मानिक जी ऐसे और योगी आदित्यनाथ साक्षी हजारों बयान आरएसएस के नेताओं के आरएसएस के सारे देश के अंदर आपसे मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। आप मुझसे एक सवाल पूछिए, जवाब मैं आपको हजारों लोगों के उसके बाद अगला सवाल पूछिए, पहला सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। एक सेकंड बारिश पठान, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। ये मानव गुप्ता और श्रीकांत शर्मा नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है जिसमें सबका साथ सबका विकास, किसी के प्रति घृणा नहीं है, सबके लिए सम्मान लगा के ये है हिंदुत्व। जहाँ सबका सम्मान जाने की सहमत हो कि आप जहाँ अरे भैया सुन लीजिए, आपको 60 साल तक लोगों ने देखा है बांटो और राज करो की नीति रही है, और ये सोची समझी रणनीति के तहत बांटो राज करो की नहीं, कांग्रेस की नीति इस देश को 21वीं सदी में ले जाने की श्रीकांत शर्मा ये बयान लालू जी हो, श्रीकांत भाई हो, चाहे कांग्रेस, श्रीकांत भाई ये जो तस्वीर है, जो गरीब लोग हैं, श्रीकांत भाई एक सेकंड, ये जो तस्वीर है जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट की है, आधा चेहरा इसमें ओवैसी का है, आधा चेहरा आरएसएस प्रमुख का है, इस पर आपको आपत्ति ये है कि आरएसएस कम्युनल नहीं है, या फिर आपत्ति ये है कि ओवैसी के साथ चेहरा मिला दिया गया है मोहन भागवत का? आपको इस पर आपत्ति क्या है? अलग अलग लोग पोस्ट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो इस देश के युवाओं की, इस देश के किसानों की, एक सेकंड में आ रहा हूं सर आपके पास। संदीप भाई एक सेकंड में, लोगों की भावना को जाकर किया। संदीप जी एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। श्रीकांत शर्मा, आपको क्या आपत्ति है इस तस्वीर पर? मेरा निवेदन देखिए मानक जी, ये एक षड्यंत्र है कि बिहार का चुनाव जो विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, जहां जवाबदेही तय हो रही है वहां के मुख्यमंत्री की, उस विकास के एजेंडे से इस चुनाव को डाइवर्ट कैसे किया जाए, जाति और मजहब पर तू मैमे की राजनीति तो में मजहब पे तो आपको फायदा है। लगातार कांग्रेस की तरफ से नहीं, फायदा नुकसान के, आज देश को विकास चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है। आज जो सड़कें बन रही हैं, जो भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है, जो जनधन योजना के तहत खाते खुले हैं, जो मुद्रा बैंक की योजना है, वो देश के सभी नागरिकों को है। कांग्रेस ने बांटने का काम किया, क्यों बांटा कांग्रेस ने? कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को छुपाती है, संदीप जी, कांग्रेस अपने निकम्मेपन को छुपाती है, संदीप जी, इसीलिए बांटो और राज करो की नीति पर ये लोग काम कर रहे हैं। संदीप जी, मेरा सवाल है छोटा सा, वो भी कांग्रेस की देन है। संदीप जी सवाल सुन लीजिए मेरा, सदी में ले जाने का काम किया भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। नेताओं ने इस देश को उन्नति की ओर ले जाने का काम किया है। संदीप भाई मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। संदीप भाई, दिग्विजय सिंह अक्सर ऐसे बयान देते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। उनके बयानों से आपको फायदा होता है, नुकसान होता है? क्योंकि ये वाला बयान तो कॉमन सेंस ये कहता है आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बिहार में कम्युनलाइजेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, तो आपको नुकसान होने वाला है। पूरा देश का मुसलमान देख चुका है कांग्रेस का दोगलापन। मैं नफे नुकसान की बात, सम्मानित साथी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये नफे नुकसान की बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने अपनी जो अपने ट्वीट पे जो शेयर की है, वो आज देश के काफी बहुसंख्यक लोगों के फेसबुक पे या ट्वीट के माध्यम से। संदीप जी, या तो आप उस बयान से खुद को अलग कर लीजिए, उसे गलत कह दीजिए। उस भावना को दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि आज देश के अंदर क्या भावना है, बीजेपी की का जो चेहरा आरएसएस, उसके प्रति क्या भावना है, ओवैसी जी बीजेपी के हाथों, आरएसएस के हाथों किस प्रकार से खेल रहे हैं। बिहार के अंदर या बिहार से पहले महाराष्ट्र में जो इलेक्शन था, उससे पहले मानक जी आपके विकास तो इस देश के अंदर 7 साल के आज आप बैठ के जो टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, वो भी विकास की चर्चा करो ना। आज आपके भाजपा शासित राज्यों में 24 घंटे बिजली है, देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, फैला हुआ कृषि का विकास दर 18% है, देश के अंदर मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आज तो आपके राज किसान घूम रहा है, इस देश के अंदर युवा जो रोजगार कर रहा है, वो सब कांग्रेस की देन है। देखिए, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, संदीप चौधरी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आज पूरे आप युवाओं की बात कर रहे हैं, और आपकी पार्टी के महासचिव, देखिए एक गुजरात मॉडल की बात करके पूरे देश में आप लोग घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक का टाइम हो गया। संदीप भाई ब्रेक के बाद आ रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले राकेश जी कोई कमेंट आपसे। देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि दिग्विजय सिंह के पिताजी का नाम बलभद्र सिंह जी था। बलभद्र सिंह जी ने आरएसएस को इनवाइट किया कि उनके परिसर में शाखा लगे। डिकेड्स तक बलभद्र सिंह जी के परिसर में संघ की शाखा लगी। दिग्विजय सिंह उसमें जाते थे, नहीं जाते मुझे नहीं मालूम। बलभद्र सिंह जनसंघ के समर्थन से चुनाव जीते, तो पहले दिग्विजय सिंह अपने पिताजी को डिसऑन करें।
पिताजी की आलोचना करे। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? नहीं, देखिए मैं दूसरी बात मानता हूं कि इस तरह से कहने से काम नहीं चले। एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी यदि इस तरह की हरकतें करता है और सिर्फ यह कह के हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, नहीं चलेगा। वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देश में उनके खिलाफ वातावरण बनाना पड़ेगा। उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी महासचिव से हटाए, नहीं तो उसे म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है इस बयान से। देखिए कांग्रेस पार्टी कुछ चिंता देखिए मानक जी, एक कांग्रेस और बीजेपी के नुकसान का सवाल नहीं है, सवाल है देश का नुकसान वो कर रहे हैं। मोहन भागवत जी का अपमान, ये राष्ट्र का अपमान है। मोहन भागवत जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि पुरुष हैं और मोहन भागवत जी के प्रति उंगली उठाने का काम करने का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। का सबसे बड़ा सवाल है, ओवैसी भागवत की फोटो से क्या मुसलमानों का अपमान हुआ है? ओवैसी के बढ़ते कद से क्या घबरा गई है कांग्रेस? और दिग्विजय सिंह की टिप्पणियों से कांग्रेस का फायदा होता है या नुकसान? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से श्रीकांत शर्मा है, कांग्रेस से संदीप चौधरी हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से वारिस पठान है और यहां राकेश सिन्हा मेरे साथ स्टूडियो में है। राकेश जी, मैं समझना चाह रहा हूं, जरा आप ही समझा दीजिए। राकेश जी, कांग्रेस को अगर इस बयान से नुकसान होता है तो दिग्विजय सिंह ने यह बयान इस समय क्यों दिया है? देखिए, बिहार में कांग्रेस लूजर नहीं है, क्योंकि जीरो के बाद तो लूजर और लूजर क्या हो सकता है? पर गठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन गठबंधन से कांग्रेस की नाराजगी क्या है कि जब राहुल गांधी बिहार गए और गठबंधन में कांग्रेस अपनी अहमियत मानती है, जब राहुल गांधी बिहार गए तो इतना बड़ा अपमान मैं राहुल गांधी को राष्ट्रीय नेता मानता हूं, चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है। उनकी सभा में नीतीश और लालू दोनों नहीं गए। इससे बड़ा अपमान राहुल गांधी का हो नहीं सकता है। गठबंधन बना के सामने थाली देके, देखिए नीतीश जी की आदत है थाली देकर थाली छीनने की। जैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का वो डिनर कैंसिल कर दिया, यहाँ राहुल गांधी को आमंत्रित करके वापस आ गए। तो आज दिग्विजय सिंह उस चुनाव को अनसेटल करना चाहते हैं। वो स्कोर सेटल करने के लिए चुनाव को अनसेटल। संदीप जी जवाब दीजिए। संदीप जी, कहीं महागठबंधन के अंदर की राजनीति तो नहीं है ये कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिससे नुकसान आप ही को होने वाला है? बिहार में अगर पोलराइजेशन हुआ तो आपको नुकसान है, ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस चीज से कतई नुकसान नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने आज जो ये नुकसान के माध्यम से जो फोटो पेश की है, ये फोटो पूरे देश के अंदर काफी युवाओं के ट्वीट पे, मोबाइल पे, आप फोटो के बारे में बात मत कीजिए, अपमानजनक बातें मत कीजिए। माध्यम से आप अपमानजनक बातें मत कीजिए। ये कंटेंट ऑफ कोर्ट होगा, ये कंटेंट ऑफ कोर्ट होगा। संदीप जी, आप समझ लीजिए, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं। मोहन भागवत जी सामान्य व्यक्ति नहीं है जिनके बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हो। पूरे देश के अंदर लाखों लोगों के, कोई पागल व्यक्ति को हम नहीं छोड़ने वाले हैं यदि इस तरह की हरकतें करेंगे। नोटिस की तैयारी हो रही है, क्यों नहीं होगी? कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भाजपा के मानसिक रूप से भाजपा के कार्यकर्ता जांच में काम कर रहे हैं, आरएसएस के मुखर्जी के रूप में काम कर रहे हैं, के साथ मजाक कर रहा है, देश में उत्तेजना पैदा कर रहा है और उत्तेजना के लिए जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है राकेश, एक सेकंड, अब उनको सुनिए। संदीप जी जरा बताइए। सामान्य साथी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आरएसएस का मुखोटा ओवैसी जी, आरएसएस हुआ तो ये वहां चले गए अपने कैंडिडेट लड़ाने। बिहार में चुनाव जाने कोई जानता नहीं है। वहां धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो और आने वाले लेकिन संदीप जी का काम कर रही है। पार्टी को जन्म देने वाला कौन है? कांग्रेस ने इस पार्टी को जन्म दिया हैदराबाद में। इस पार्टी को जन्म दिया है, पाला पोसा है कांग्रेस ने। इस पार्टी की मां भी आप हैं और इसकी मेड भी आप हैं। बिल्कुल, एक सेकंड, और मां दोनों कांग्रेस हैं। संदीप चौधरी, बिल्कुल आप बताइए ये बात। संदीप, 1.5 साल पहले तक संदीप जी आप ही के साथ थे, 2 साल पहले तक वो आप ही के साथ पे रहे। असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी आप ही के साथ थी, यूपीए में थी। क्या हो रहा है उस चीज का जवाब दें आप। आज देखिए, ठीक है कुछ समय वो हमारे साथ थे, पर आज देश के अंदर वो जो कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो इन्हीं 1.5-2 साल में वो कम्युनल हो गए, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हो गए। उनके साथ ये पारस पत्थर है ना, इनके साथ रहेगा सेकुलर, नहीं रहेगा तो आज वो। अरे संदीप जी, कुछ लॉजिकल बात कीजिए, तार्किक बात कीजिए। क्या तार्किक बात कर रहे हैं? उनको भी आप डिबेट कर रहे हैं या कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं?
इन फोटो के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 130 साल की पुरानी पार्टी जिस ढंग के व्यवहार कर रही है, आप लोगों को आनी चाहिए कि किस प्रकार से आप इस देश को विकास की राह से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। विकास का ठेका आपने ले रखा है ना। अच्छा एक सेकंड संदीप जी, एक सेकंड अब एक सेकंड शांत हो जाइए। एक सेकंड शांत हो जाइए संदीप जी। कांग्रेस का विकास वारिस पठान, जैसे आपकी जेब में मोबाइल है, कांग्रेस का विकास। अच्छा ठीक है संदीप जी एक सेकंड। वारिस पठान, ओवैसी साहब बोले आज कि ये मुसलमानों का अपमान है, टोपी वाले दाढ़ी वाले एक मुसलमान का फोटो एक हिंदू के साथ मिलाना मुसलमानों का अपमान है। ये कैसे हुआ जरा बताइए। बिल्कुल सही बात है, अपमान है ये। 17 करोड़ मुसलमानों का अपमान है, पूरे देश के मुसलमानों का अपमान है, क्योंकि मुसलमान की दाढ़ी और उसकी टोपी उसका सबूत देता है कि वो एक पक्का सच्चा मुसलमान है। और ऐसे मुसलमानों का फोटो एक आरएसएस के मोहन भागवत के साथ लगाना क्या ये मुसलमान का अपमान नहीं है? अरे हमारा तो मोहन भागवत के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का दोहरा चेहरा जो है आज पूरे देश ने देखा है और ये बिहार भी देखेगी। ये कांग्रेस वालों ने जब ये कहा कि अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। श्रीकांत शर्मा कुछ कह रहे हैं। नेता जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने से रोकिए। भाजपा आरएसएस करने दीजिए मानक जी, दिशा निर्देशों पे जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से रोकिए। कि मैं आज 60 साल हो गए, 60 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। आज हमको इस बताना पड़ रहा है कि हमको बीजेपी के कल्चरल मिनिस्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है नेशनलिज्म का, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास से हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सेक्युलरिज्म का। अरे ये होते कौन है हमको सर्टिफिकेट? अच्छा ठीक है, एक सेकंड इसका कारण बता दीजिए। इसका कारण है कि आप आज 60 साल के बाद हैदराबाद को हिस्सा नहीं मानते हैं। कहते सरदार पटेल ने हैदराबाद को जबरन कब्जा किया था। इनसे पूछिए, ये मान जाए आज सरदार, आज ये मान जाए, जितना मान जाए। पठान साहब आज न्यूज़ 24 पे ये मान जाइए हैदराबाद नहीं मानते, ये तो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। संदीप जी एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज। अरे हम तो भाई चॉइस यहाँ पे है। हमको हिंदुस्तानी मुसलमान होने का बहुत गर्व है, आपसे ज्यादा इस देश पर हमारा हक है, क्योंकि हम यहाँ बाई चॉइस है। हम तो वो मुसलमान है जिन्होंने वारिस पठान एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिए। और आज आपके सामने बैठ के डिबेट कर रहे हैं। वारिस पठान, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है। वारिस पठान ये बताइए, दिग्विजय सिंह ने आज तस्वीर जो ट्वीट की है जिसमें एक तरफ मोहन भागवत है, उसके साथ आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी, इससे बिहार में किसको नुकसान होने वाला है अगर ये इशू बनता है जी, पोलराइजेशन होता है? किसको नुकसान है, किसको फायदा है? बिहार की जनता ने देख लिया है कांग्रेस का डबल मुखड़ा। अब वो खुद समझ जाइए कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। कांग्रेस का तो जो 208 थी 44 हो गई है। अब मुझे लगता है कि इसी तरह की हरकत नहीं तो वो 44 के 0 होने में वक्त नहीं लगेगा। और बिहार की जनता ये बता के रहेगी, बिहार की जनता। बस ठीक है वारिस पठान, मुझे आपसे यही सुनना था। एक सेकंड रुक जाइए। उनको चाहिए एजुकेशन। और हम बात करते हैं मुसलमान और दलितों की विकास की। ठीक है जी, हमने बात की मुसलमानों और दलितों की विकास की। ठीक है, ओके। दो मुखड़ा पहन के नहीं घूम रहे हैं बिहार। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। श्रीकांत शर्मा, मुसलमानों का अपमान करना ठीक है। श्रीकांत शर्मा को सुनिए जरा, नहीं करेगी। श्रीकांत जी आपने सुना, वारिस पठान कह रहे हैं कांग्रेस को नुकसान होगा, इसका मतलब महागठबंधन को नुकसान होगा, इसका मतलब आपको फायदा होगा। कांग्रेस वही तो कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी आपकी बी टीम है, आपके कहने पर वो बिहार में काम किया है कि ओवैसी जी आरएसएस का कोटा बन के काम कर रहे हैं इस देश के अंदर। संदीप जी सुन लीजिए, को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। संदीप जी बाकियों को भी सुन लीजिए। श्रीकांत शर्मा, अरे भैया सुन लो संदीप जी, कोई ना बीजेपी को फायदा होगा ना कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस तो एक ही है। अरे वारिस पठान भाई एक सेकंड, श्रीकांत शर्मा को भी सुन लीजिए, बहुत देर से खामोश। सुन लीजिए श्रीकांत शर्मा। तो पठान साहब आप अपने नेता को समझाइए कि इनके बहकावे में नहीं आके इस देश के भले के बारे में एक सेकंड प्लीज, बाकियों को बोलना बंद करें। संदीप भाई प्लीज बाकियों को बोलने दीजिए। श्रीकांत शर्मा, वारिस पठान प्लीज, वारिस भाई, अरे वारिस भाई विकास की बात कर रहे हैं हम, आपकी तरफ। वारिस पठान एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। श्रीकांत शर्मा आप बोलिए। श्रीकांत शर्मा। मानक जी ये सम्मान की बात हो रही है, अपमान की बात हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो 1993 के जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, उसके जो मुख्य आरोपी थे वो याकूब मेनन को जब सजा दी जा रही थी तो उसकी वकालत ओवैसी जी कर रहे थे।
और वहां जो इशरत जहां है उसको बिहार की बेटी वो महागठबंधन बता रहा है। तो इन लोगों ने इस देश का जो नौजवान मुसलमान है, जो तरक्की पसंद है, ये सब मिलकर इस देश के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर वोट बैंक की राजनीति हावी है। और कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठकर 10 साल ओवैसी जब बीजेपी को गाली देते थे तो कांग्रेसी मेज थपथपाते थे। अब वो चुनाव लड़ रहा है तो आप छाती पीट रहे हैं, और चुनाव के बाद कांग्रेसी महागठबंधन सर पीटेंगे, क्योंकि अब देश के अंदर विकास की राजनीति होने वाली है। ये जो मुसलमानों के जो वोटों के सौदागर हैं, मुसलमान इनको खारिज कर चुका है, इनका चरित्र लोगों के सामने आ चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। इस देश को तरक्की चाहिए, और तरक्की देने वाला नेता इस देश को मिल गया है नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, जो 24 घंटे बिजली देना चाहता है, जो सड़कें देना चाहता है, जो नौजवान को रोजगार देना चाहता है। इसीलिए मानक भाई, इनकी 2014 में इनकी दुकान बंद हो चुकी है, ये दुकान को दोबारा खोलना चाहते हैं, लेकिन नौजवान इनकी दुकान को खोलने नहीं देगा। नौजवान रोजगार चाहता है, नौजवान सुविधाएं चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। अच्छा, एक सेकंड, मिलने वाला नहीं है। ये सभी एक ही बेल के टुकड़े, एक ही बेल के टुकड़े हमारा पानी का है, ये अलग अलग नहीं है। मेरे खेत की बिजली का है, के टुकड़े हैं। देश का औद्योगिक व्यापारी देख रहा है कि आज चुनाव को विकास के एजेंडे से लाकर हिंदू और मुसलमान के बीच में लाना है। श्रीकांत शर्मा, आपकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है। श्रीकांत जी, बिल्कुल संदीप जी एक सेकंड रुक जाइए। श्रीकांत शर्मा, संदीप जी, संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी शासनकाल में एक सेकंड, आज नीतीश कुमार जी की आज बात कर रहे हैं, उनके साथ जब 7 साल आपने सरकार चलाई तब क्या? अरे संदीप जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। श्रीकांत जी, मैं कह रहा हूं आपकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं। अगर ऐसा है तो आपके ऊपर ये आरोप क्यों लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को आप बिहार, वो आपकी बी टीम है, आपको फायदा पहुंचाने के लिए ही उन्हें वहां उतारा गया है? ये आरोप क्यों लग रहे हैं? मानक जी, इस देश में एक फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप है, एक षड्यंत्रकारी ग्रुप है, जो इसकी देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। वो लोग हमारे खिलाफ लंबे समय से षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन हम तो 2 से 282 हो गए। ग्रुप का नाम सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, संसद के अंदर सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं, देश में सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी हमारी है। तो इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र में हम फंसने वाले नहीं है, और आप भी मत फंसिए। इस देश को एक नई दिशा की जरूरत है नरेंद्र भाई मोदी के रूप में। अच्छा ठीक है, चलिए अब एक बयान सुनवा रहा हूं मैं। देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ चुका है। अच्छा ठीक है, एक बयान सुनवा रहा हूं मैं आपको राम माधव वाला कुछ नहीं है। राम माधव का एक बयान सुनवा रहा हूं। आमने सामने में बात की है राम माधव से, जब इस विवाद पर उन्होंने राम माधव से पूछा तो राम माधव क्या बोले, जरा सुनिए, फिर बात करते हैं। राम माधव, दिग्विजय सिंह ने कल ट्वीट किया जिसमें ओवैसी और मोहन भागवत जी के चेहरे को मिला दिया कि दोनों एक है। आजकल ऐसा फोटोशॉपिंग करने का बहुत वक्त उनके पास होगा, अब करने दीजिए, अब इसको क्या कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। या बीजेपी को रिएक्ट तो करना चाहिए। अगर उसमें कुछ कहना हो, उसको उतना महत्व अगर देना हो तो आरएसएस देगी। हमारी तरफ से कुछ कहना नहीं है। आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं बहुत समय से। नहीं, दिग्विजय सिंह को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी और मोहन भागवत के चेहरे को एक साथ बनाया हुआ है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। उस विषय पर जिनको कहना है वो कहेंगे, वो आरएसएस से संबंधित विषय है, वो जरूर, क्योंकि उन्होंने वहाँ ये शायद कुछ इस प्रकार का कहा कि दोनों देश का बांटने का काम करे, इस प्रकार का कुछ कहा है। मुझे आश्चर्य लगता है जिस ओवैसी के साथ दिन रात उठना बैठने का संबंध कांग्रेस का रहता है, उनसे आज क्या हो गया अचानक, क्योंकि अलायंस में चलते थे तेलंगाना में। अच्छा संदीप जी, जरा बताइए, बीजेपी तो इग्नोर कर रही है, कह रही है हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो विकास की बात करते हैं। आपने अभी श्रीकांत शर्मा को भी सुन लिया। संदीप जी, क्या वजह है, जरा समझाइए, समझ नहीं आ रहा है। हर कोई ये मान रहा है, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी, अगर पोलराइजेशन हुआ नुकसान आपको है, महागठबंधन को है, और ओवैसी साहब आपके वोट काटेंगे, फायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में ये तस्वीर ट्वीट करके क्या हासिल किया दिग्विजय सिंह ने आपके लिए? दिग्विजय सिंह जी ने इस चीज से हासिल नहीं किया, इस देश को बताने का एक कार्य किया है कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के लिए काम कर रहे हैं। इन दोनों से सावधान रहिए, ये लोग इस देश को उन्नति के पथ से हटा के
धार्मिक उन्माद की ओर ले जाना चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर संदीप दंगे हो, फसाद हो, जिससे मुंबई में 26/11 की धार्मिक आधार पे वोटों को बांटने का जो काम कर रही है, उससे ये अपने वोटों को बटोरने की कोशिश करे। तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि 26/11 आरएसएस की षड्यंत्र है। उन्होंने एक पुस्तक का लोकार्पण किया 26/11। आप गंभीरता से क्यों लेते हैं फिर? मत लीजिए। देखिए गंभीरता की बात नहीं है। अगर बीजेपी भी कह रही है, वो पाकिस्तान, देखिए वो एक, आप भी कह रहे हैं मानसिक तौर पर उनका संतुलन बिगड़ गया। मैं कह रहा हूँ ये कहते हुए एक नेशनल पार्टी कांग्रेस का विचार नहीं है जो जिस व्यक्ति को राहुल गांधी ने सोनिया गांधी ने महासचिव बना लिया है, उसे गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके ट्वीट से डैमेज हो रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देखिए ओवैसी और इनमें क्या अंतर है। ये वोट डैमेज नहीं हो रहा है। उन्होंने ओवैसी थोक व्यापारी है, इसके माध्यम से खुदरा व्यापारी का लड़ाई चल रही है। एक थोक व्यापारी पहुंच गया बिहार के लोगों को ये खुदरा व्यापारी का काम किया है। सब दुकान जैसे वॉलमार्ट आ जाए, वारिस पठान, ये वोट बैंक की राजनीति के वॉलमार्ट है। वोट बैंक की राजनीति का वॉलमार्ट है, जो कि खुदरा व्यापारियों की जिंदगी को तबाह कर रहा है। हमारे से कुछ लेना देना ही नहीं है। हम तो आरएसएस के टोटल अगेंस्ट है। हमारी आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी कभी मिल ही नहीं सकती। आप हमारे इनका ये सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये तो हम कभी इंशाल्लाह पूरा होने नहीं देंगे। और ये बीजेपी की जो बात कर रहे हैं श्रीकांत शर्मा जी कि ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया? कहाँ है 15 लाख रुपए? ब्लैक मनी कहाँ है? कब लाओगे काला धन? 1.25 साल से तो आपने कुछ किया नहीं। अब क्या करते हो? आपके प्रधानमंत्री तो घूम ही रहे हैं। अरे घूम रहे हैं, कब आएंगे मुंबई, कब आएंगे देश में? देश के विकास की बात तो हम लोग कर रहे हैं, मुसलमानों और दलितों के विकास की बात कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह तो बौखला रहे हैं। देखिए मानक जी, हमारा दिग्विजय सिंह का सवाल ये सिर्फ बौखलाहट है। वो कहते हैं सोशल फैब्रिक को नुकसान। अरे होशियारपुर, मुंबई राइट्स, बाबरी मस्जिद में जब 1948 में मूर्ति रखी गई थी तब सोशल फैब्रिक को ठेस नहीं पहुंची थी। जब 2004 से लेकर 2012 तक यूपीए सरकार को समर्थन दिया तब सोशल फैब्रिक को ठेस नहीं पहुंची। वारिस पठान, आज आप बात कर रहे हो मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। अरे ये देश मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं समझ रहा हूं आपकी तो मजबूरी है, आपको दोनों पर हमला करना है। आपको कांग्रेस को भी अटैक करना है, बीजेपी को भी अटैक करना है। लेकिन सच तो ये है कि अगर बिहार में आपको जितने वोट मिलेंगे वो सारे के सारे वोट ये समझ लीजिए बीजेपी के खाते में जाने वाले। फायदा वहां पर बीजेपी को होने वाला है। इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि दिग्विजय सिंह ने आखिर ऐसी तस्वीर ट्वीट क्यों की है। ज्यादातर राजनीतिक पंडित यही मान रहे हैं पोलराइजेशन अगर हुआ, इस तस्वीर से थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ तो उसका नुकसान महागठबंधन को होगा, फायदा बीजेपी को। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा, संदीप चौधरी, वारिस पठान, राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।